नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बहराइच शिक्षक संघ ने ईमानदार अधिकारियों के समर्थन में जताई एकजुटता और चेतावनी, निर्देशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं बर्दाश्त। बिहार लाइब्रेरियन बहाली में देरी के विरोध में अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे, पटना में मार्च और नारेबाजी। महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव को लेकर आशीष शेलार ने शरद पवार सहयोगी गुट पर सवाल, राहुल गांधी पर भी हमला। राजस्थान के गोगुंडा गांव में 4 दशकों के इंतजार के बाद बिजली पहुंची, नक्सल प्रभावित और दूर दराज इलाकों में विकास और सुरक्षा की गई उम्मीद। बहराइच में माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट ने जिला वित्त एवं लेखाधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी के समर्थन में आवाज बुलंद की है। संघ के जिला मंत्री चंद्रभान वर्मा ने कहा कि निःशुल्क पुस्तक वितरण मामले में जिन अधिकारियों का नाम आया है वे पूरी तरह निर्दोष हैं। शिक्षकों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग भी की है, ईमानदार और कर्मठ अधिकारियों का पक्ष सुना जाए। वर्मा ने चेतावनी दी कि यदि निर्देशों को न्याय नहीं मिला तो जिले भर के शिक्षक सड़कों पर उतरेंगे और जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय तक गांधीगिरी के जरिए शांति मार्च निकालेंगे। शिक्षकों ने कहा कि दोषियों को सजा मिले लेकिन किसी निर्दोष को उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार में लाइब्रेरियन बहाली में हो रही देरी के विरोध में कैंडिडेट सड़कों पर उतर आए हैं। ऑल बिहार लाइब्रेरियन एसोसिएशन की ओर से पटना में आक्रोश मार्च भी निकाला गया, जिसकी शुरुआत पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय से हुई और मार्च कारगिल चौक जा पहुंची। अभ्यर्थियों ने सड़कों पर बैठकर और तकिया लगाकर विरोध जताया, साथ ही शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कारगिल चौक पर बैरिकेडिंग भी की गई और फोर्स के साथ वाटर कैनन भी बुलाया गया। बिहार में इन दिनों शराबबंदी की चर्चा एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है और विपक्ष उसमें संशोधन की मांग कर रहा है। सदन में इसे लेकर पिछले एक सप्ताह से हंगामा भी हो रहा है। इन्हीं मुद्दे पर जेडीयू विधायक अजीत सिंह से बात की हमारे सहयोगी एसके राजीव ने। देखिए, राजनीति में शराबबंदी की चर्चा इन दिनों काफी जोरों पर है और इस वक्त इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांटी से जेडीयू के विधायक अजीत जी। अजीत जी, शराबबंदी लागू हुई थी उस समय नीतीश जी थे, यानी कि आपकी ही सरकार थी, लेकिन एक बार सत्ता और विपक्ष दोनों के सुर जो हैं इस पूरे मामले पर एक साथ मिल रहे हैं। देखिए, सत्ता और विपक्ष का सुर मिलना एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि बाबू नीतीश कुमार ने बिहार में जो शराबबंदी कानून लाया था और जिस तरह से इस शराबबंदी कानून का प्रभाव पड़ा कि समाज में शांति व्यवस्था स्थापित हुआ, खासकर जो गृह कलह होता था, महिला प्रताड़ित हो रही थी, उसमें भी बहुत नियंत्रण हुआ। तो ये बहुत अच्छा कानून है और इसको और सख्ती से लागू किया जाए, ये हमारा मानना है। और सरकार भी चाहती है कि बिहार में शराबबंदी हो और जो अन्य नशा का बढ़ावा जो लोग दे रहे हैं उस पर भी नियंत्रण हो। तो मेरा व्यक्तिगत स्पष्ट मानना है कि बिहार में सख्ती से शराबबंदी कानून जो है उसको लागू किया जाए और शराब पर नियंत्रण किया जाए, बंद किया जाए। अजीत जी, लेकिन आपको लगता नहीं कि बिहार के पास अपना जो रेवेन्यू का रिसोर्सेज है वो कुछ भी नहीं है और विपक्ष कह रहा है कि भाई उसको अब चालू किया जाना चाहिए ताकि फिर से रेवेन्यू निर्धार कर सके। देखिए, बिहार का बजट जो जिस विपक्ष का आप चर्चा कर रहे हैं, उनके समय में क्या बजट था और आज क्या बजट है। शराबबंदी हुए 10 साल हो गया, 10 साल में बिहार का बजट कितना इंप्रूव किया, ये देखने की बात है। तो केवल अब हम राज्य के नौजवानों को नशा की ओर धकेल दें और गृह कलह हो, इसको नियंत्रण करने के लिए अगर सरकार कोई नियम और कानून बनाती है और लाती है तो इसको इस कानून को सबको सम्मान करना चाहिए और इसमें मुस्तैदी से आगे बढ़ के ये कैसे 100% लागू हो इस पर बात करना चाहिए। और शराबबंदी खोलने की जो लोग बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो समाज के हित में बात कर रहे हैं। अजीत जी, रणविजय साहू थे, आप तो थे सदन में, उन्होंने कहा कि भाई अभी तक 300 से ज़्यादा मौतें जो हैं वो जहरीली शराब पीने से हो गई है, लेकिन सरकार इस पर कॉग्निजेंस नहीं लेती है। तो भाई ऐसे बंदी का क्या फायदा? सरकार काफी गंभीरता से कॉग्निजेंस लेती है। यदि छिटपुट ऐसी घटनाएं हो रही है तो सरकार उसको कैसे रोका जाए इस पर भी काम कर रही है और ऐसे घटना में प्रभावित लोगों के मुताबिक आर्थिक सहायता भी दिया गया है। और सरकार का स्पष्ट मानना है कि बिहार में शराबबंदी 100% लागू हो
ताकि हमारा अपराध कंट्रोल हो, हमारा जो घरों में महिला प्रताड़ित हो रही थी उस पर हम नियंत्रण पा सकें, और फिर जो हमारे नौजवान डाइवर्ट हो रहे थे मुख्य धारा से, वो मुख्य धारा में कैसे बने रहे, इसके लिए सरकार ये कानून लाया था और इसको सख्ती से लागू किया जाए, ये हमारा मानना है। सफल है शराबबंदी कानून? सफल करने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है और मैक्सिमम सफल है ये कानून। तो ये हमारे साथ अजीत जी थे, कांटी से जेडीयू के विधायक हैं, और इनका ये साफ कहना है कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरीके से सफल है और शराबबंदी कानून किसी भी कीमत पे लागू रहेगी, चाहे विपक्ष है कितना भी है तौबा कर ले। पटना से कैमरा पर्सन विकास के साथ एसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार। पटना में अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे चौकीदार दफादार साथियों पर लाठीचार्ज की घटना को लेकर अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए घटना को अत्यंत दुखद और निंदनीय बताया। आपने लिखा, गांवों की सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ रहे इन वफादार कर्मियों की आवाज को बल से प्रयोग दबाना किसी भी संवेदनशील व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। यह घटना अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। चौकीदार दफादार साथियों की समस्याओं तथा उनके साथ हुए व्यवहार को लेकर हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि सांसद श्री अरुण भारती के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से शीघ्र भेंट करेगा। यह प्रतिनिधिमंडल एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपेगा जिसमें उनकी उचित मांगों के समाधान, सेवा संबंधी समस्याओं के अस्थायी निराकरण तथा दोषी प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग भी शामिल होगी। मैं स्वयं भी इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर चौकीदार दफादार साथियों की आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान की रक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करूंगा। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में अपराधी और विजय सम्राट बन चुके हैं और कानून पूरी तरह ध्वस्त है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और भी तक हो गया है। सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए आरोपों को निराधार बताया, जिसके साथ ही अपराध के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। देखिए पटना से ब्यूरो हेड एसके राजीव की एक खास रिपोर्ट। बिहार में अपराध और अपराधियों की चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने बिहार में अपराध की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा है कि वो अब पटना में डीएम और एसपी आवास के आसपास घटना को अंजाम दे रहे हैं। नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी घटनाओं के बाद भी सरकार कहती है कि बिहार में सब कुछ ठीक है और अपराध नियंत्रण में है, अपराधी जेल के अंदर। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराधी विजय और सम्राट हो गए हैं। इससे एकदम आगे जाकर राजद विधायक ने तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग तक कर डाली। को बचाने का काम कर रही है और जैसा कि ये कोई नई बात नहीं है, जब से एनडीए सरकार है इससे पूर्व में भी चल रही थी तो भी हम कहते थे कि अपराधी जो है विजय और सम्राट हो गए। बिहार स्थिति है बिहार की। दुर्भाग्य है इस बात का कि हमारे मुख्यमंत्री जो है अचेत है, उनको कोई मतलब नहीं रह गया, उनकी स्थिति जो है ठीक नहीं है। एक कठपुतली मुख्यमंत्री जैसे होते हैं उस हिसाब से भाजपा जो है मुख्यमंत्री का इस्तेमाल करती है हर दिन, और इतने कमजोर कर दिए गए हैं कि आज तक आजीवन में नीतीश जी 9 बार 10 बार शपथ लिए होंगे, लेकिन कभी भी गृह विभाग जो है किसी और दल को या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिए, केवल वो अपने पास रखे थे। अब इतने बेसहाय हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं कि होम मिनिस्ट्री ज्यादातर मुख्यमंत्री अपने पास कंट्रोल रखता है लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन भाजपा को देना पड़ा। और भाजपा की जो स्थिति है पूरे देश में, जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं देश भर में, वही सबसे ज्यादा अपराध है। और बिहार अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। सरकार में कोई लज्जा शर्म नहीं बचा है। पूरे बेखौफ होकर के अपराधी नंगा नाच किए हुए हैं, लोग डरे हैं, सहमे हैं। लेकिन जो सवाल पूछता है अपराधियों को ना धमका करके अंदर करके, लेकिन विपक्ष के लोग जो अगर सवाल पूछते हैं तो उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं को डराया धमकाया। सरकार भी तो गुंडा के तरीके ही से व्यवहार कर रही है। अगर कोई घटना होती है
तो विपक्ष की जिम्मेवारी होती है कि उसको सदन में, सड़क पे उस मसले को उठाए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा होता है कि सत्ता पक्ष जो है विपक्ष के ही लोगों को गरियाने में लगा रहता है, सही जवाब नहीं देते ये लोग, ना कार्रवाई करते हैं। पूरा संरक्षण बिहार के अपराधी को इस सरकार ने दिया हुआ है। पति शासन लागू हो, लेकिन सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है, सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और बिहार के लोग राम भरोसे है, भगवान भरोसे है। इस हालात में बिहार को हम लोग देख नहीं सकते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की ओर से एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है और एक बड़ा जन आंदोलन होगा। जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है तो निश्चित तौर पे एक ऐसा संघर्ष होता है जिसे जेपी मूवमेंट कहते हैं। बापू, निश्चित रूप से आप देखिए ये जो हालात है बिहार की, हालात बिल्कुल खराब है और हम इस हालात को बिहार में राम भरोसे भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते। बिहार की आवाम को, बिहार की महान जनता को हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और इनका जो अधिकार है, जो गोलियों मासूमों पर गोली चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे का अपहरण हो रहा है, मानव तस्करी हो रहा है, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है और लोग बेबस है, लाचार है। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विधानसभा सत्र में हर रोज इस मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा देखने को मिल रहा है। वहीं राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार की बेटियों का काल बनी नीतीश भाजपा सरकार में बिहार में रोज छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, मगर सरकार कुछ भी जवाब नहीं दे पा रही। इस पर भाजपा नेता और एमएलसी नवल यादव ने भी राजद शासन की यादें दिला दी, तो मंत्री दिलीप जायसवाल ने पलटवार करते हुए कह दिया कि 2005 से पहले वाली स्थिति से भी सभी वाकिफ हैं। जिस तरह से एक नंबर से फिरौती वसूलते थे उनके पिताजी और माताजी के सरकार में, वो इल्जाम किसी और के सर पर थोप के अपनी प्रतिष्ठा को बचाना चाहते हैं। इस राज्य में किसी का कोई सरगना नहीं है। जो अपराधी अपराध करेंगे वो सलाखों के भीतर जाएंगे। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे समझे कुछ बात बोल देना, किसी पर व्यक्तिगत वार करना राजनीति नहीं है। कभी भी राजनीति में वो इंसान गंदा इंसान है, चाहे कोई भी दल का हो। मैं ऐसा नहीं है कि मैं भाजपा को या एनडीए को छोड़कर बोल रहा हूं। राजनीति में कभी भी व्यक्तिगत नाम की चर्चा या व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। राजनीति में वसूल के साथ बात करनी चाहिए। बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे में अभी आपको ये आरोप प्रत्यारोप आने वाले दिनों में और देखने को मिलेंगे, मगर सवाल बड़ा है कि इन आरोप प्रत्यारोप के बीच बेचारी जनता का क्या होगा। पिछले कुछ दिनों से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सरकारी आंकड़े इसकी गवाह दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान के बाद बिहार की राजनीति में बवाल मच गया है और अब सत्ता कह रही है कि तेजस्वी यादव चूंकि हार गए हैं और हार की बौखलाहट की वजह से ही वो बढ़ते अपराध का जिम्मा विजय और सम्राट चौधरी को बता रहे हैं। पटना से सहयोगी विवेक और कैमरा पर्सन विकास के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार। महाराष्ट्र की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। आशीष शेलार ने शरद पवार के नाम पर बनती सहमति और उद्धव गुट के रुख पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह दोनों सहयोगी दलों का आंतरिक मामला है और उन्हें खुद ही इसे सुलझाना चाहिए। शेलार ने सवाल उठाया कि अगर उद्धव गुट ने अपना दावा छोड़ा है और शरद पवार के नाम पर सहमति बनाई है तो पहले ऐसा क्यों नहीं किया। वहीं आशीष शेलार ने बीजेपी विधायक और महाराष्ट्र के सांस्कृतिक विभाग मंत्री आशीष शेलार ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। शेलार ने कहा कि राहुल गांधी नाम के सहारे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें अपनी राजनीति को मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि झूठ की दुकान कहना चाहिए। मायने में तो अभी उन्होंने अपने राजनीतिक दुकान का नाम मोहब्बत की दुकान छोड़कर झूठ की दुकान ऐसा करना चाहिए। उनके राजनीतिक दुकान को अगर खोला तो दिखता है नफरत, अराजकता, दंगे भड़काना, भारत विरोधी
बात करना, यही उनके दुकान का काम है। और इसके लिए राहुल गांधी जी, अब आपकी राजनीतिक दुकान का नाम नफरत की दुकान रखिए। आपके दुकान का नाम दंगा भड़काने वाली दुकान रखिए। आपके दुकान का नाम अराजकता भड़काने वाली दुकान रखिए। आपके दुकान का नाम भारत विरोधी बातें कहने वाली दुकान। और इसके लिए मोहब्बत की दुकान नहीं, ये झूठ की दुकान है। पण हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे। तो अंतर्गत प्रश्न त्यांनी त्यांच्या माध्यमातून सोडवला पाहिजे। काय कारण आहे की जेणेकरून जर तुम्ही म्हणता तसं उबाटाने आपला दावा सोडला असेल तर त्याच्या मागचं कारण काय? त्यांनी शरद पवारांच्या नावाकडे सहमती करण्याची भूमिका घेतली असेल तर ती आधी का नाही घेतली? प्रश्न हाही निर्माण होतो की उबाटा सेनेला कुठल्या दुसऱ्या त्यांच्या सहकारी पक्षाने धमकवलंय का? उबाटा सेनेला त्यांच्या सहकारी मित्र पक्षाने त्यांची जागा दाखवली आहे का? उबाटा सेनेला त्यांच्या सहकारी मित्र पक्षाने कडक तंबी दिली आहे का? आणि मग कडक तंबीमुळे घाबरलेत का? उत्तर त्यांना द्यायला लागते। सही मायने में तो अभी उन्होंने अपने राजनीतिक दुकान का नाम मोहब्बत की दुकान छोड़कर महाराष्ट्र के अकोला जिले से विश्नोई गैंग से जुड़ा एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस बार गैंग के निशाने पर रहे अकोला के कांग्रेस विधायक साजिद पठान। विधायक साजिद पठान को कथित तौर पर कैलिफोर्निया से धमकी भरे कॉल आए और बताया जा रहा है कि कॉल करने वाला खुद को लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे के रूप में बता रहा था और उसने 10 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की। 17 जनवरी को इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की गई और धमकी देने वाले ने कहा कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो बाबा सिद्दीकी जैसा हाल कर दिया जाएगा। धमकी देने के लिए फोन करने वाले शख्स ने तकरीबन 6 बार विधायक पठान को कॉल किया, जिसमें से महज 2 बार ही पठान ने बात की। नहीं रिकॉर्डिंग नहीं करा। बोलिए बोलिए क्या बात है? कौन बोल रहे? कौन बोल रहे? शुभम लोनकर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। शुभम लोनकर, पता कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, पता चल जाएगा तेरे को। जी जी बोलिए। हेलो। पता है ना, बाबा सिद्दीकी को उड़ा दिया था, अब तेरी बारी है। अरे मेरा क्या लेना देना साहब? सिद्दीकी का हाल जैसा किया था ना, अब तेरा क्या करेंगे? अरे मेरा क्या लेना देना साहब? आप बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के पीछे पड़ो। मैं छोटे आदमी के पीछे क्या मेरा लेना देना तुम्हारा? छोटा आदमी तो छोटा है, बात सुन मेरी ध्यान से। 10 करोड़ रुपए चाहिए, तेरे को फोन किया है तो पैसा देना ही पड़ेगा। नहीं देगा तो तू जा उठता है। तू खेर मोहम्मद प्लॉट में रहता है, कांग्रेस का पार्टी का है, और तेरे जो भी कांड है ना सारे लिखे हैं मेरे पास। तू कहाँ उठता बैठता है, तेरी फैमिली, तेरे साथ वाले सब पता है। तेरे पास 2 दिन का टाइम है, बात सुन ध्यान से। तू जब व्यवस्था नहीं करेगा 10 करोड़ की तो समझ तेरा हाल बाबा सिद्दीकी जैसा करूंगा। पता कर लेना मेरे बारे में, तू उसका ही फैन है ना, सब पता है मेरे को तेरे बारे में। अरे मैं नहीं, वो बदरू जमा अलग है वो। हेलो, कर दूंगा। वो मैं नहीं हूँ, वो बदरू जमा है आप जिसके बारे में बात कर रहे होंगे। आपने शायद गलत आदमी को फोन लगा दिया। नहीं, तू ये साजिद खान सब पता है तेरा। हाँ तो मैं तो साजिद पठान हुई ना। तेरा सब पता है, बातें मत बना। हाँ, एमएलए है ना तू लाइव का? हाँ हाँ अभी एमएलए हूँ। हाँ ठीक है, देख साथ में मिलकर चलेगा साजिद खान तो बहुत ऊपर लेके जाएंगे। देखो मेरे समझ में नहीं आ रहा, एकदम डायरेक्ट आप मेरे नाम से बोल रहे हैं और एकदम पैसों की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी बात हुई है? मेरा क्या, मेरा कोई कारोबार है, मैं कोई 2 नंबर के धंधे करता हूँ या मैं किसी को स्टॉचर करता हूँ? तो आप बताओ मेरे को। तू 2 नंबर के धंधे चलाता है, वो सारा पता है मेरे को। अरे मैं नहीं करता हूँ। नहीं मैं देखो, नहीं मेरी बात मानो, आप रिकॉर्ड निकाल लो मेरा एक भी धंधे में इन्वॉल्वमेंट बता दो। साजिद पठान, तेरे पास टाइम ज्यादा है, मेरे लड़के सब करके गए, रेकी वेकी करके चले गए। तेरा बस मैं है ना फोन का इंतजार करूंगा 2 दिन में। तू 2 दिन में लाइन पे नहीं आया ना तो बाद में है ना तू नुकसान ही होगा तेरा। तू जहाँ मिलेगा ना, तू किसी के भी पास चला। अरे इतने पैसे कहाँ से ला सकता भाई? मैं इतने पैसे कैसा ला सकता, बताओ मेरे।
धमकी के बाद विधायक साजिद पठान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता सर्वेश तिवारी ने कांग्रेस विधायक साजिद पठान से बात की है, सुनिए। क्या महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश में विश्नोई गैंग की दहशत बढ़ती जा रही है। लगातार एक के बाद एक विश्नोई गैंग के कई मेंबर अलग अलग लोगों को धमकी दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले बॉलीवुड के कई अभिनेताओं और प्रोड्यूसर को धमकी दी गई थी। अब महाराष्ट्र में अकोला जिले के कांग्रेस के विधायक साजिद पठान को भी विश्नोई गैंग की तरफ से धमकी देने का एक मामला सामने आया है। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए मौजूद हैं साजिद पठान जी। साजिद जी, ये कब का मामला है और धमकी देने वाला शख्स कौन था और क्या कह रहा था? ये पिछली 17 तारीख के दिन का मामला है। 17 तारीख को मैं अपने घर बैठा था, वहाँ पे मुझे फ़ोन आता है दोपहर 3 बजे कि मैं लॉरेंस विष्णु गैंग से बोल रहा हूँ और मैं शुभम लोनकर बोल रहा हूँ। मैंने कभी उनका नाम नहीं सुना था। वो बार बार मुझे बता रहे थे कि मैं शुभम लोनकर बोल रहा हूँ, अगर मुझे नहीं जानते हो तो गूगल कर लो, जो हाल बाबा सिद्दीकी किए थे वो तेरा करेंगे। बोले भाई वजह क्या है? तो बोले वजह आपसे मुझे 10 करोड़ रुपये चाहिए। मैंने बोला भाई मैं सामान्य परिवार का आदमी हूँ, आमदार हूँ, इसका मतलब थोड़ी कि पैसे वाला हूँ। शायद जो व्याख्या आपके सामने आमदारों की वो मैं नहीं हूँ। मैं तो लोग द्वारा चुन के या प्यार मोहब्बत चुन के आया हुआ हूँ, मेरा पैसों से क्या लेना देना। और आप मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो? तो नहीं बोले बस तुझे पैसे देना होगा, हमने फ़ोन कर दिए, अगर फ़ोन नहीं करा तो तेरे परिवार को मारेंगे, तेरे को मारेंगे। आज मिलेगा, कल मिलेगा, 6 महीने के बाद में मिलेगा, लेकिन मारेंगे ज़रूर अगर पैसे नहीं दिया तो। उसकी शिकायत मैंने पुलिस में दर्ज की। मुख्यमंत्री साहब का मुझे फ़ोन आया उसी दिन रात को। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया। भरोसा दिलाने के बाद में तसल्ली दिलाई कि हम आपके और आपके परिवार की पूरी जवाबदारी लेते। और आज विजय वडेट्टीवार साहब ने हाउस के अंदर प्रश्न उठाया, मुझे कुछ बात करनी थी लेकिन सभापति महोदय ने मुझे बात नहीं करने दी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभापति महोदय से पूछना चाहता हूँ कि सभापति महोदय आपने मुझे बात क्यों नहीं करने दी? इतना गंभीर विषय था, आपने ज़रूर मेरी फिक्र ली। आपने ये बोले कि भाई उचित कार्रवाई की जाए और सदस्य को सुरक्षा प्रदान की जाए, विषय ख़त्म। लेकिन मुझसे तो पूछो, एक आदमी के साथ में घटना होती है और आप मेरे हाउस के मुखिया हो, सभापति हो और मैं आपका सदस्य हूँ, मेरी पीड़ा तो जानो। ये मेरी पीड़ा आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? और आपकी ये गलत फहमी थी कि साजिद पठान आपको आपकी भीख मांगेंगे अपनी ज़िंदगी की सुरक्षा की, बिल्कुल भी नहीं। मैं ज़िंदगी मौत से नहीं डरता, मैं ईमान वाला हूँ। मुझे यकीन है कि अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो मौत भी वही देगा, दूसरे से मेरे कोई मौत लेने वाला नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने मुझे बोलने नहीं दिया। मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर एक विधायक को फ़ोन आ सकता, एक विधानसभा के सदस्य को फ़ोन आ सकता कि हम तुझे जान से मार देंगे, पैसे दे, तो यहाँ सामान्य लोगों का क्या हाल होता होगा? मेरा सवाल था कि क्या जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, बाबा सिद्दीकी आपके करीबी रहे, दोस्त रहे, क्या इस नाते भी कहीं फ़ोन तो नहीं आया? नहीं, बाबा सिद्दीकी मेरे दोस्त नहीं थे, वो मेरे कांग्रेस पार्टी में जब तक थे वो मेरे नेता थे और वो माजी मंत्री थे। एक ही पार्टी में रहते हुए हम लोग उनके कार्यकर्ता थे और बाकी हमारा उनके साथ में कोई रिलेशन नहीं था। एक अच्छे इंसान थे, बस मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। किस पुलिस थाने में आपने एफआईआर दर्ज कराई है और वर्तमान में स्थिति क्या है? सीएम के फ़ोन आने के बाद क्या कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई है? और जो बातचीत का एक पूरा ब्यौरा था वो कितने मिनट की बातचीत थी? कम से कम 2 कॉल आए मुझे 1.5 मिनट के, उस पर बात हुई मेरी। तीसरा एक कॉल आया जो मैंने नहीं उठाया। उसके बाद में 2 और मिस कॉल थे, ऐसे कल मिला के कम से कम 6 बार कॉल है, जिसमें 2 बार मेरी बात हुई और 4 बार मैं नहीं उठा पाया हूँ। एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या कुछ स्थानिक पुलिस थाने की टीम बता रही है? पूरी डिपार्टमेंट इस बात का विश्वास दिलाया कि हम पूरी तरह कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत जल्द हम वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ तक ये कॉल आए, जिन लोगों ने कॉल किए। और मुझे अकोला एसपी पे भरोसा है, मेरे शहर का एसपी बहुत अच्छा है। क्या आपकी सुरक्षा बढ़ाई गई है आपके परिवार के घर के बाहर? जी हाँ, मेरी सुरक्षा बढ़ाई गई, मुझको संरक्षण दिया गया, मुझे परिवार को दिया गया। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मुझे हाउस में बोलने नहीं दिया गया। मतलब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीरियस ले रहे हैं, कोला का एसपी ले रहे हैं और विधान भवन के सभापति सीरियस नहीं ले रहे, पता नहीं क्यों ऐसा। कोई ऐसी बात जो हमसे पूछना भूल गए और आप बताना चाहते हैं? नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकारों से कि मैं बार बार एक सवाल जो मेरे जहन में उठ रहा है कि एक विधायक जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट चलाने वाले जो सदन है, इस सदन के अंदर हम लोग तय करते हैं कि महाराष्ट्र में कौन सी योजना आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी, क्या कानून होगा, क्या नहीं होगा। इस कानून के मंदिर में बैठ के हम कानून के रक्षक जो अपने आप को मानते हैं, हमको ही थ्रेट आ सकता तो सामान्य परिवार को क्यों? मैं ये नहीं कह रहा कि हमको नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ना ही फिल्म इंडस्ट्री में किसको आना चाहिए। अगर कानून व्यवस्था हमारे हाथ में और हम इसके मुखिया है तो यहाँ किसी को फ़ोन नहीं आना चाहिए किसी परिवार को।
ये थे साजिद पठान जी जिसने राष्ट्रीय समाचार से बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।